नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। आज हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ी मीटिंग हो रही थी, कॉन्फ्रेंस, बड़े डॉक्टरों की भारत के। उसमें एक प्रोफेसर साहब भी हिस्सा लेने जाते हैं। वहाँ पे प्रोफेसर साहब ने सभी माने जाने जो डॉक्टर्स थे उनसे एक सवाल पूछा। भारत में एक बड़ी बीमारी अभी जो चल रही है वो है हार्ट अटैक। हाँ, कम उम्र में 40-35 की उम्र में भी लोगों को ये भारी भरकम हार्ट अटैक वाली बीमारी हो रही है और वर्ल्ड में भी हो रही है। तो आप इसके इलाज के लिए जो एंजियोप्लास्टिक करते हैं उसमें एक स्प्रिंग यूज होता है। प्रोफेसर साहब पूछते हैं डॉक्टरों से कि एंजियोप्लास्टिक में जो स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक बिल्कुल पेन जैसी ही होती है, जो अपना बॉल पॉइंट पेन होता है उनमें यूज होने वाली जैसे, बस मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट होता है जो अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सके। ठीक है, अपने हार्ट की जो आर्टरीज होती है, अपने जो हार्ट की आर्टरीज होती है उनमें उसको फिट किया जाता है। उसको स्टंट भी बोलते हैं डॉक्टर अपनी लैंग्वेज भाषा में। तो उसकी जो कॉस्ट है वो मात्र 3 रुपये या 3.25 रुपये आती है। मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने का या जो भी रख रखाव का खर्चा लेके 1000 रुपये तक, 100 रुपये भी नहीं मत मानिए, आप तो 1000 रुपये लेके जाइए। ठीक है, लेकिन जब आप ये एंजियोप्लास्टिक करते हैं तो मरीज पर जो खर्चा आता है वो लाखों में आता है। और वो स्प्रिंग, वो स्टंट हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। ये विदेशों से इंपोर्ट करते हैं तो 35,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का खर्चा पड़ता है। डॉक्टर बोलते हैं बिल्कुल सही है प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो एक तरह की लूट हो गई, भारत को लूटा जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं इस लूट को रोकने के लिए? डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लूट हो रही है, सही है, आप कीजिए कुछ। प्रोफेसर साहब बोलते हैं मैं क्या करूं उसमें, मैं तो आप डॉक्टर हैं, आपको सरकार ने एक अच्छे पद पे बिठाया है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं अपने स्तर पे कर रहा हूं, आप क्यों नहीं रोकते इसको? तो सभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक डॉक्टर जवाब देता है इसमें हमारा भी कमीशन होता है। प्रोफेसर साहब इस मामले को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास में लेके जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बोलते हैं प्रोफेसर साहब कि माननीय, आप एक बड़े साइंटिस्ट भी रह चुके हैं और सिंसियर साइंटिस्ट भी हैं, आप तो डीआरडीओ में काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं, आप क्यों न इस समस्या को, इस लूट को क्यों नहीं रोक सकते? डॉक्टर कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जवाब देते हैं कि प्रोफेसर साहब, डीआरडीओ में जब मैं काम करता था तो मैंने इसको रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किया और मैंने एक ऐसा स्प्रिंग, ऐसा स्टंट तैयार किया जिसकी कॉस्ट मात्र 10 रुपये थी। लेकिन इस तत्कालीन सरकार ने, उस समय जो सरकार थी, उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अमेरिका की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जहां से इसको लाखों रुपयों में खरीदा जाता है। तो इस तरह से उस योजना का कोई क्रियान्वयन नहीं हो सका और मेरे प्रस्ताव को फाड़ कर रद्दी में फेंक दिया। प्रोफेसर साहब बोलते हैं परंतु कलाम साहब, अभी तो आप राष्ट्रपति हैं इस देश के, आप मुखिया हैं इस देश के, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस समय। कलाम साहब बोलते हैं प्रोफेसर साहब, उस समय मैं बहुत कुछ कर सकता था, अब नहीं। अब मैं इतने प्रोटोकॉल्स में बंधा हुआ हूं। उन्होंने दुख जाहिर करते हुए कहा, अगर मेरी बहन राष्ट्रपति भवन में मेरे राखी भी बांधने आती है तो पहले उनको मेरी होम सेक्रेटरी से, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी, और होम मिनिस्ट्री अगर उनको रोक देती है, उनको डाउट होता है, तो मेरी बहन राखी बिना बांधे ही घर लौट जाएगी। इतनी सख्त। कलाम साहब बोलते हैं प्रोफेसर साहब, आप लोग तो सुझाव दे सकते हैं, आप कदम उठा सकते हैं, लेकिन
अब मैं राष्ट्रपति पद पे आने के बाद में मेरी सारी की सारी आज़ादी छीन चुकी है। पहले मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन अब इस पद पे आके मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि मेरी सारी आज़ादी छीन ली गई है। ये कैसा संविधान है जिसमें नियमों में एक अच्छा साइंटिस्ट बन चुका है और वो कुछ करना चाहता है देश के हित के लिए, लेकिन ये नियम कानून उसे करने नहीं दे रहे। जी हाँ, डॉक्टर कलाम ने आगे बोलते हुए कहा कि मैंने एक देश हित में एक अच्छा सुझाव दिया था कि जो भी क्रिमिनल होगा उसको कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी। इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया कि जो भी पार्टी एक क्रिमिनल को अगर टिकट देती है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। भारत की पार्टियों ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमें ऑर्डर देने वाला, कानून हम बनाएंगे संसद में और इस जजमेंट को निष्क्रिय कर देंगे। हुआ भी यही, सारे के सारे घूसखोर नेता, घोटालेबाज नेता एक साथ आकर संसद में एक ऐसा कानून बना दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निष्क्रिय हो गया। उस बात से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत धक्का लगा। राष्ट्रपति होते हुए भी उन्होंने एक देश हित में अच्छा जजमेंट लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन ये गंदी पार्टियों ने उसको लागू नहीं किया। इसी कड़ी में एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एक विदेशी ताना साहब भारत सरकार का मेहमान बनने के लिए प्रोफेसर साहब के समय दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरता है। प्रोफेसर साहब अपनी टीम के साथ में जाकर उसकी पिटाई कर देते हैं कि यहाँ से वापस लौट जाओ अपने घर, भारत में कदम नहीं रखोगे। ये सब पुलिस के सामने हो रहा था। अब वो विदेशी मेहमान भारत सरकार का मेहमान था, इसलिए प्रोफेसर साहब को जेल हो गई, उनको जेल में रखा गया। जिस जेल में लेके आए वहाँ के सिपाही ने बोला कि अपने कपड़े उतारिए, आपका बॉडी मार्क देखना है। प्रोफेसर साहब ने कहा बॉडी मार्क मैं ऐसे ही बता देता हूँ, वहाँ चेक कर लीजिए, कपड़े उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिपाही बोला नहीं, कपड़े तो उतारने होंगे। प्रोफेसर साहब बोले अगर नहीं उतारूँ तो? सिपाही बोलता है मुसीबत हो जाएगी। प्रोफेसर साहब बोले आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। सिपाही बोलता है मेरी नौकरी चली जाएगी। प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि इसमें इतनी हट्टी क्यों, ये क्यों कर रहे हो? इतनी बात में अब होता ही है कि उस जेल की सुपरिटेंडेंट किरण बेदी है, उन तक ये बात पहुंचती है। किरण बेदी ने प्रोफेसर साहब को बुलाया। प्रोफेसर साहब गए और किरण बेदी से पूछा कि ऐसा ज़रूरी है कि कपड़े उतार कर ही बॉडी मार्क पूरा चेक कराया जाए? मैं बता रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लीजिए। किरण बेदी बोलती है कि ये कानून है 1860 में बना था, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, वो आज भी फॉलो हो रहा है। प्रोफेसर साहब बोलते हैं मुझे वो मैनुअल पढ़ना है, क्या कारण था कि अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया और अभी तक लागू है। किरण बेदी बोलती है कि आप अब यही तो करेंगे, हमें परेशान करेंगे यहाँ। प्रोफेसर साहब बोले आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है, या तो मुझे रिहा कर दीजिए या फिर इतना सहन कीजिए। किरण बेदी मेहनत करके वो मैनुअल ढूंढती है और सवेरे दूसरे दिन लेके आती है और प्रोफेसर साहब को देती है। जब प्रोफेसर साहब उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि जो भारतीय गुलाम हैं वो अन्य कैदियों से भी बदतर हैं, उनको अपमानित करना ज़रूरी है, इसलिए उनको बॉडी मार्क दिखाने के बहाने कपड़े उतराया जाना ज़रूरी है। जी हाँ, ये लिखा था उसमें, जो 1860 में अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था भारतीयों को अपमानित करने के लिए, और वो कानून अब भी फॉलो किया जा रहा है। जेल के ज़्यादातर कानून वैसे के वैसे ही हैं। जो 1860 से चलता हुआ कानून आ रहा था वो अब तक चेंज नहीं हुआ, और इन नेताओं ने जो देश हित में एक जजमेंट आया था कि क्रिमिनल को कोई टिकट नहीं देगी पार्टी, उसको संसद में लगे हाथ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया, उन्होंने कानून बना दिया, चेंज कर दिया। क्या नजर आता है डिफरेंस? कैसे देश ग्रोथ करेगा जब ऐसे लोग बैठे हुए हैं ऊपर?
एक और यहीं से आपके बात में बात शेयर करता हूँ कि ये शिक्षा पद्धति जो नीचे है वही बदलाव ला सकती है, उसमें बदलाव जरूरी है। बेसिक बच्चों को बोला कि अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो करप्शन को कैसे दूर करते। बच्चे स्टार्ट हो गए ऐसे लिखना, निबंध लिखना। उन्होंने मोबाइल से, इंटरनेट से, जहां से जैसा भी मिला, पड़ोसी से, दोस्त से पूछ पूछ के ऐसे पॉइंट लिख दिए कि क्या बात है। ये बच्चा अगर प्रधानमंत्री बन भी गया भविष्य में तो भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, छुट्टी होती है, सभी बच्चे बस का इंतजार कर रहे होते हैं। बस आती है, बस में चढ़ जाते हैं। कंडक्टर साहब टिकट मांगते हैं। सभी बच्चे और वो बच्चा जेब में से 5 का सिक्का निकाल, टिकट था 7 का, वो निकालते हैं 5 का सिक्का। बच्चों का टिकट और टिकट था 7 का, बच्चों ने दिया 5 का सिक्का। कंडक्टर भी खुश, बच्चे भी खुश। भ्रष्टाचार के लिए अभी अभी निबंध लिख के आए थे और उसका यहाँ से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। कैसे वहाँ शिक्षा पद्धति में आप लिख के आ रहे हो कैसे उन्मूलन करना, कैसे हटाना है भ्रष्टाचार को, यहाँ आके आप भ्रष्टाचार खुद कर रहे हो। बच्चों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देना है। और फिर कहते हो कि सरकार को घाटा हो रहा है। अरे तो घाटा तो कैसे हो रहा है, बस तो बिल्कुल भर के जा रही है। कहाँ जा रहा है पैसा? भ्रष्टाचार में। तो ये मैंने कोशिश की कुछ पॉइंट आपके सामने रखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देगा। आपके क्या विचार है ज़रूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट।